बैठिए। जय हिंद। जय। आज विलम्ब हो गया है मुझे आने में, है ना। उधर जो लिफ्ट है ना उसमें हम लोग फंस गए थे, बोरिंग रोड वाली में। अब वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। चलिए, अचानक लाइट चली गई। लाइट पैसा ला रहे हो आप लोग देने के लिए। नमस्ते नमस्ते। विद्युत चालन केवल धातुओं में होगा ना, द्रव गैस में संभव नहीं है। और द्रव में फिर थोड़ा चालन संभव भी है, तो उसके लिए वहां पर प्लस माइनस इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। अतिचालक क्या है, आगे टॉपिक है। देखो इन्होंने पेरिस को बना रखा है ना। बड़ा शानदार से, बहुत शानदार। ये हाँ, रुको भाई, काम कर रहा है, करेगा जरूर यार। क्या नाम है इनका? गुलशन क्या बेटा? हाँ, काहे नहीं दिखेगा। ये ऊपर की चीजें दिखेंगी। हाँ, दिख तो रही है भाई तुम्हें थोड़ी, जब मैं देख रहा हूं मुझे दिखेगा ना। इसका एक हिस्सा आप ऊपर रख सकते हो, है ना, और एक हिस्सा आप नीचे जहां पे बंकर में छिपे रहो। तो अब मान लो कि ये व्यक्ति बंकर में छिपा हुआ है, तो इसको ऊपर का वैज्ञानिक वगैरह सब दिख रहे हैं इसमें, है ना, प्रॉपर सब लोग दिख रहे हैं। ठीक, बहुत शानदार। ठीक है, नमस्ते। हाँ, पिछली क्लास में भी एक बच्चे ने बना रखा था। ठीक है, ये इससे क्या होता है ना कि थोड़ा मन बहलता है, और बैठे बैठे कुछ करते रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो कल किन्हीं का पीटी निकला हुआ है? कितने लोग हैं इसमें? 70 का पीटी निकला है ना किसी का? 1 2 3 लोगों का। तो जिनका निकला है कल, वो शाम को 3 बजे आएंगे। खान सर उनके लिए विशेष ओरिएंटेशन सत्र लेंगे, है ना। तो कितने बजे आना है? शाम को, कल शाम को 3 बजे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सर, लोहे की जहाज नहीं डूबती पानी का, अरे नहीं, टिंडल प्रभाव क्या है? ये भी केमिस्ट्री में आएगा, मैं मौखिक बता देता हूं। हाँ, सवाल आए थे। जब प्रकाश किरणें माध्यम परावर्तन से आवृत्ति या अपवर्तित होती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। सर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है। प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता वहां पर। टनल डायोड क्या है? ये अपने लेवल की चीज ना है भैया। प्रकाश का ध्रुवन टॉपिक एक बार और समझा दीजिए। हाँ, ऑनलाइन वीडियो कट गया था ना। हाँ, समझाते हैं। डिप्रेशन से कैसे निकलें? एक वर्णी और कला संबंध क्या है? अच्छा अच्छा, चलिए। तो हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था प्रकाश, और मैं प्रकाश में एक टॉपिक था दर्पण, याद है? हाँ, तो थोड़ा सा पहले जिनका, जो लोग ऑनलाइन हैं, उनका एक टॉपिक छूट गया है, जिसका नाम था प्रकाश का ध्रुवन। कुछ टेक्निकल इश्यू आया था और प्रकाश का ध्रुवन, ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था। हम लोगों ने देखा था कि जब कोई सामान्य प्रकाश है तो वो कई दिशाओं में फैला हुआ है, और जब इसके मार्ग में हम कोई पोलराइड फिल्म लगा रहे हैं, ये ऑनलाइन वालों के लिए है जिनका छूट गया था कल। बहुत सारे संदेश हमें मिले रास्ते में कल तो छुट्टी थी ना। हाँ, तो कल भी बहुत सारे संदेश आए कि दोबारा आप पढ़ा दीजिएगा तो बेहतर होगा, अच्छे इंसान हो आप, तो मैं हूँ वाकई में। तो हाँ, सब ऐसा लिख देता है कि वो लिख करके मजबूर कर देता है कि आप दोबारा बता, तो आप तो बड़े अच्छे इंसान हो। तो लगता है कि अब अगर नहीं बताएंगे तो इनका भरोसा टूट जाएगा, है ना। नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो जैसे ही हम एक पोलराइड फिल्म लगाते हैं, तुरंत ही प्रकाश एक प्लेन में आ जाता है, यानी एक तल में आ जाता है,
और इस तरह से इसकी तीव्रता भी हमें बढ़ी हुई दिखाई देती है, और यही घटना कहलाता है प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है ना। तो एक परिभाषा शायद यही छूटी थी, तो परिभाषा पहले लिख लीजिएगा। हाँ, परिभाषा लिखिएगा, जब लिखिएगा मतलब आपको नहीं लिखना, जिनका छूटा उनका लिखना है ना। तो हाँ, कोई कॉपी है क्या? हाँ, लो ये रहने दो, अच्छा बोल देते हैं ऐसे ही, छोड़ो। तो थोड़ा बदला सा रहेगा, है ना। तो लिखिएगा कि हम जानते हैं कि, आप जानते हो ये, हम जानते हैं कि सामान्य स्थिति में प्रकाश कई दिशाओं में बटा होता है। सामान्य स्थिति में प्रकाश कई दिशाओं में बटा होता है। सामान्य स्थिति में प्रकाश कई दिशाओं में बटा होता है, और जैसे ही उसके मार्ग में, और जैसे ही उसके मार्ग में कोई पोलराइड फिल्म, जैसे ही उसके मार्ग में कोई पोलराइड फिल्म, जो कि किसकी बनी है? नाइट्रो सेलुलोज, नाइट्रो सेलुलोज की बनी होती है, लगाई जाती है। एक टाउरमैलिन भी था, एक था टाउर मैलिन क्रिस्टल। तो दो लिख लीजिएगा कि जैसे ही उसके मार्ग में कोई पोलराइड फिल्म, ब्रैकेट कर देना, नाइट्रोसेलुलोज या टाउरमैलिन क्रिस्टल लगाया जाता है, टाउरमैलिन क्रिस्टल लगाया जाता है, तो प्रकाश एक तल पर आ जाते हैं, या प्रकाश की किरणें एक तल पर आ जाती हैं। प्रकाश की किरणें एक तल पर आ जाती हैं, और यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, और यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, और इस दौरान प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होती है। इस दौरान प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो ये आपको परिभाषा में लिखना था। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। एक था सैक्रोमीटर, तो लिखिएगा हेडिंग उदाहरण, देखिए नंबर 1 सैक्रोमीटर। ये क्या कर रहा है? किसी बिलियन में जो शुगर है, चीनी है, की सांद्रता का मापन करता है, सांद्रता का मापन करता है। तो पहला उदाहरण हो गया कि सैक्रोमीटर मुख्य तौर पर ध्रुवीकरण या ध्रुवण पर आधारित है। नंबर 2 एग्जाम्पल है 3D चश्मा, फिल्मों में उपयुक्त होने वाला 3D चश्मा प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित है, प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित है, प्रकाश के ध्रुवण पर आधारित है। एक और कौन सा था? फोटो इलास्टिसिटी, फोटो इलास्टिसिटी, और ये काम करता है ऑप्टिकल स्ट्रेस का मापन कर रहा था, और ये भी मुख्य तौर पर डिपेंड करता है प्रकाश के ध्रुवीकरण पर। तो ये 3 ऐसे उदाहरण लिखाए गए थे, जो सर ये सब तो लिख ही लिए थे। हाँ, अच्छा, वहां पर बोला गया था कल भी, तो यहीं तक था। सर सुनिए प्लीज, हाँ सुनाइए। तो इतना ही था, उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे, और इतने से काम चला लीजिएगा, है ना। अब आगे चलते हैं, यही तो होता। दर्पण नामक एक टॉपिक उठाना है आज, तो आइए दर्पण पढ़ते हैं। हाँ, आज हमने प्लान किया था टेस्ट पेपर का, पर वो बन के आया, उसमें 3 गलतियां थी। जब मैं अचानक ऐन मौके पर देखा तो 3 जगह मिसप्रिंट आ गया था, इसलिए मैंने फिर से लौटा दिया उसे। तो उसको कल कर लेते हैं ना, कि गलतियों का थोड़ा स्कोप हमारे में कम रहता है, तो अभी हमारे टेक्निकल टीम वो उसे सुधार देगी। तो कल हम लोग, आज एक दिन और पढ़ लेना अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक, तो उसमें कुल 50 सवाल हैं, 50 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग कल कर लेते हैं, और आज ये टॉपिक कवर करते हैं। यदि समय पर एक खत्म हो गया तो एक नया टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे ही क्रमबद्ध रूप में हम लोग पढ़ते रहेंगे। लगभग 40% फिजिक्स पर हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा है ना, तो लगभग 60% और बची है। तो ऐसे ही क्रमबद्ध रूप में करते रहेंगे। अच्छी खबर यह है कि कई बार ऐसे अवसर आए जब मुझे लगा कि मैं इस क्लास से ड्रॉ कर लूं अपने आप को, क्योंकि और कहीं क्लासेस फंस रही थी, लेकिन चूंकि लालच ऐसी आ गई कि यहाँ अब हम लगभग खत्म करने के मूड में हैं, यानी कि इसके बाद केमिस्ट्री बचेगी,
तो मैंने प्रबंधन को बोला कि अब इसमें से मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं तभी निकलूंगा जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए, है ना। जैसे बोरिंग रोड वालों को ड्रॉ करना पड़ गया। उधर बोरिंग रोड में क्या है ना कि बायोलॉजी आपके बराबर शुरू हुई थी, वो सब बेचारे अभी फंसे हुए हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र पर, है ना, बड़ा दूर दूर है, अभी लंबा यात्रा है उनकी, मर जाएंगे लिखते लिखते, है ना। अब आप बायोलॉजी क्या ही लिखिए, आपको पता ही है भली भांति कि क्या लेवल है। अभी अभी तो बीमारी पढ़ना बचा है उनको, है ना। हमने कहा बीमारी में लिखा के नहीं पढ़ाऊंगा, और लगा दिए 4 दिन उसको खबर करते करते, तो टाइम लगा उसको। आपने नोट किया होगा तो आपको हालात पता चले होंगे, है ना। रोना धोना मच गया होगा कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही है ना। तो है क्या कि अस्तर यही है बीपीएससी का, शॉर्टकट करा नहीं जा सकता है ना। तो तरीका है कि उसको हम विस्तृत पढ़ना सीखें। तो इस बार हमने पिछली की तुलना में फिजिक्स पर भी परसेंटेज बढ़ा दिए हैं। इस बार का जो फिजिक्स है वो पिछली बार की फिजिक्स की तुलना में लगभग 30% बढ़ा हुआ है। पहले मैं इतना अंदर तक नहीं जाता था, तो इसके बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य है कि अभी फैक्चुअल चीजें खूब आ रही हैं, कब भी पेपर हो सकता है, तो उसको इंक्रीज किया। केमिस्ट्री में भी यही भाव हुए कि पहले केमिस्ट्री में उतना नहीं होता था, केवल 15 कक्षाएं होती थी। इस बार हमने उन क्लास को बढ़ा करके 20 कर दिया है ना। इसमें जो फिजिक्स का है इसमें टोटल 25 कक्षाएं होती थी, 25, जिसमें हमने 25 प्लस कर दिया है और लगभग 30 तक जाने के प्लान में। तो इसका बड़ा कारण है कि हमने टॉपिक के अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बढ़ाई है और कुछ नई बातें हमने ऐड करके, और ओरिएंटेशन दिया है 70 और 69 दोनों को मिक्स करने का प्रयास किया है। तो जो लोग 70 के हो, कोई ऐसा है जो 70 का बैठा हो 71 में? क्या भैया, क्या कह रहे हो बेटा? नहीं समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में उसमें उस वाले में, हाँ। तो कारण कि हर साल का भाव अलग रहता है। हो सकता है मैं 72 में इसे कम कर दूं, ये भी हो सकता है, कारण कि उसका निर्णय लेने का अधिकार मुझे होता है कि हम ये माने कि क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए, किस पे हम आपको रोक के रखें। कारण ये भी बहुत आवश्यक है ना कि हम पूरा मोटा मोटा पोथा बना के रख दें और आपके ऊपर खोपड़ी पे डाल देंगे भैया ले जाओ इसको पढ़ो, और उसके बाद हल्ला मार रहे बाजार में कि मैंने पढ़ाया सारा आया। तो ऐसा संभव नहीं है, ये कोई मतलब का नहीं होता। काम भी तो आवश्यक है ना कि ऐसा रिफाइन वर्क हो जिससे कि बहुत ही कम में भी आने की कोशिश हो। तो ये तरीका है। एक बार में रिपीट कर दीजिए प्लीज, मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। आपसे दुश्मनी है मेरी, है ना। जब बोलने लगो तो सुना करो, है ना। अब सवाल जवाब करने लगे ना तो जनता बैठी है सामने। एक बार भैया दिखाना जनता इधर, ये माइक चलाओ जरा, इसको चला लोगे ये? हाँ, इधर बहुत प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। काम भी तो आवश्यक है ना कि ऐसा देख रहे हो, ऐसे ऐसे घुमाओ उधर भी आने की कोशिश हो। तो ये घुमाने वाला है सिस्टम तुम्हारे। एक बार में रिपीट कर दीजिए प्लीज। घूमता है वो, मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं आपसे। तो देख रहे हो इतने प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं, ये इनका भी अपना एक प्रभाव होता है हमारे ऊपर। अब सवाल कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन से पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, हो जाएगा। दिखाना जनता इधर। अच्छा आप घुमा नहीं पा रहे हो, चलाओ जरा, सीखना आ जाए ना। मतलब ये एक ही दिशा को दिखा पा रहे हो, तो उसमें ऐसा है, उसमें लगा हुआ है 180 डिग्री चलता है वाला है सिस्टम तुम्हारे। तो ये जो लोग बैठे हैं देखो पीछे, वो भाई बैठे हैं, उनका नाम है पुडिंग। देख रहे हो इतने प्यारे प्यारे लोग एकदम, जहाँ पे देखो खान ग्लोबल स्टीज लिखा हुआ है, भी अपना एक प्रभाव और पीछे बैठे हैं। हाँ देखो हाथ उठा रहे हैं, ये सब है। ये देखो ये जो आगे लड़की जो चाव चाव करती है वाली है, सीखना आ जाए ना। एकदम आगे देख रहे हो, ये सब चाव चाव करने वाले, मतलब ये इन्हीं से आप पीड़ित रहते हो, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे। उसमें ऐसा है, क्या कर पाएंगे, लगा हुआ है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो ये जो लोग बैठे हैं देखो इधर का नहीं देख पा रहे हैं, बैठे हैं उनका ऐसे आगे आगे देख पा रहे हैं। इतने प्यारे सर इधर जहाँ पे खान ग्लोबल, हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग, आप पूछ रहे हैं। हाँ देखो हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, एवरीबॉडी इज वेरी फाइन, है ना। सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है, ऐसा एकदम आगे देख रहे हो, देखो भाई ये सब चाव चाव करने वाले, मतलब ये इन्हीं से आप पीड़ित। चलिए आप बंद करो, कर नहीं पाओगे। उसमें ऐसा है ना, आइए हमें दिखाओ, हमें देखने का पैसा दिए हैं ना ये लोग। ऑनलाइन वाले इतना ही देखते हैं, इतने का पैसा देते हैं,
ऑफलाइन वाले मुझे पूरा देखते हैं, है ना। तो जब ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। तो इनका इसलिए महंगा फीस है ना, भौतिक तौर पर देखता है। चलिए, तो आइए बातचीत करते हैं। हेडिंग हो गया था दर्पण, ठीक। तो लिखिएगा, दर्पण, दर्पण एक अपारदर्शी, दर्पण एक अपारदर्शी, दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है, दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नई लाइंस लिखिएगा कि जब एक सामान्य कांच के टुकड़े, जब एक सामान्य कांच के टुकड़े के पीछे, जब एक सामान्य कांच के टुकड़े के पीछे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सामान्य कांच के टुकड़े के पीछे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अथवा रेड लेड ऑक्साइड, अथवा रेड लेड ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, रेड लेड ऑक्साइड का लेपन किया जाता है, रेड लेड ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार एक अपारदर्शी माध्यम बनता है, तो इस प्रकार एक अपारदर्शी माध्यम बनता है, तो इस प्रकार एक अपारदर्शी माध्यम बनता है, इस प्रकार एक अपारदर्शी माध्यम बनता है जिसमें प्रकाश परावर्तन के आधार पर, जिसमें प्रकाश परावर्तन के आधार पर प्रतिबिंब का निर्माण हो पाता है, प्रकाश परावर्तन के आधार पर प्रतिबिंब का निर्माण हो पाता है और हम देख पाते हैं, और हम देख पाते हैं। प्रकाश परावर्तन के आधार पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हम देख पाते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हम देख पाते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हम देख पाते हैं। तो आपने देखा था कोई भी चीज देखना है तो उसके पीछे रीजन कौन सा है? प्रकाश का। लिखा ना कि वस्तुओं को देखने की क्षमता का विकास। तो किसी भी शीशे में जो इमेज बन रही है वो कैसे बनेगी? तो वो बन तो रही है सामान्य तरीके से, क्योंकि वो पैक मीडियम बन गया, एक पीछे से हमने कलई लगा, लेकिन उससे हम जो देख रहे हैं वो देखने की क्षमता कहां से ले रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन से, है ना। तो ध्यान देना, यहां पर दो बातें आपने समझी, एक तो देखने की क्षमता परावर्तन, दूसरा आपने नया जाना कि AgNO3 के अलावा भी एक ऐसा केमिकल है रेड लेड ऑक्साइड जिसका यूज हम कलई करने में करते हैं। नीचे लिखिएगा टाइप ऑफ मिरर या दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर या दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर या दर्पण के प्रकार। दो तरह के मिरर मिलेंगे हमें, एक मिलते हैं सामान्य और एक मिलते हैं गोलीय, स्फेरिकल। और जो सामान्य है इनमें होता है एक दर्पण जिसे कहा जाता है समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। और एक है गोलीय दर्पण जिनमें दो होते हैं, एक होगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स, और एक होता है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव। किसी भी एग्जाम में यहीं से सवाल खूब बनते हैं, खास करके इनका अनुप्रयोग कहां हो सकता है, इनसे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसे तमाम सवाल।
तो समतल दर्पण, उल्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये तो तीन नाम मिले। तीन को आपने दो हिस्सों में बांटा है, सामान्य और गोलीय में। तो गोलीय दर्पण दो होते हैं, उत्तल और अवतल। तो हम लोग पहले जो विचार व्यक्त करेंगे वो बात करेंगे समतल दर्पण पर। तो लिखिएगा प्लेन मिरर या समतल दर्पण। ये हेडिंग प्लेन मिरर या समतल दर्पण। सुमन जी इनको ये सिखा दो कैसे ये घूमता है। तो घरों में जो आईना यूज हो रहा है वही क्या है, समतल। तो लिखिएगा घरों में प्रयुक्त होने वाला, घरों में प्रयुक्त होने वाला सामान्य आईना, घरों में प्रयुक्त होने वाला सामान्य आईना, घरों में प्रयुक्त होने वाला सामान्य आईना समतल दर्पण कहलाता है। घरों में प्रयुक्त होने वाला सामान्य आईना समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। और इसे सामान्य ड्रेसिंग अथवा मेकअप, इसे सामान्य ड्रेसिंग अथवा मेकअप दर्पण भी कहा जाता है। ध्यान देना, आगे लिखा है सामान्य, इसे सामान्य ड्रेसिंग अथवा मेकअप दर्पण भी कहा जाता है। सामान्य ड्रेसिंग अथवा मेकअप दर्पण भी कहा जाता है। और इसे सामान्य का ऐसा है कि भाई जो गरीब आदमी है वो क्या खरीदेगा, यही 10 रुपए 20 रुपए का दर्पण खरीदेगा। सच्चाई यह है कि अच्छा हाँ, फिर सामान्य ड्रेसिंग अथवा अब यहाँ पे हमने इसे घुमाने की व्यवस्था बना दी है। ध्यान देना, एक एक करके पूरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए। इसे सामान्य ड्रेसिंग, ये जो आप, अब मैं वर्णन करता रहूंगा, आप देखते रहो। अभी जो आप देख रहे हो ये आगे वाली वो बच्चियां हैं जो हल्ला करती, दर्पण भी कहा जाता है। और इसे सामान्य, ये जो आप देख रहे हो ये एकदम खाने में नंबर 1 है। सामान्य का ऐसा है कि भाई जो अभी जो आप देख रहे हो ये पुरुष समाज है, 10 रुपए 20 रुपए का दर्पण खरीदेगा। हाँ, बैठा हुआ है पीछे। कि अच्छा हाँ, और ये सब पढ़ने में बहुत तेज है। अब यहाँ पे हमने इस दर्पण घुमाने की व्यवस्था बना दी है। ये भैया के जो खड़े हो रहे हैं बहुत उत्साहित हो रहे हैं, इनको टापी देके नीचे बैठाओ। ये जो आप, अब मैं वर्णन करता रहूंगा, आप देखते रहो। वो भाई साहब जो आप देख रहे हो ये आगे वाली अच्छी बच्चियां हैं, वो जो एकदम बहुत चमकीला वस्त्र पहन के बैठे, उन्हीं का नाम है प्लम पुडिंग। ये जो आप देख रहे हो ये एकदम खाने में नंबर 1 है। उस कोने में ले जाइए। अभी जो आप देख रहे हो ये पुरुष समाज, तो अच्छा पलट गया। अच्छा आज बच्चों ने डिमांड की दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा इस, हाँ हाँ जा रहा है। ये तो 360 मूव कर रहा है ना। आई हैव लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, इन केजीएस। तो अभी हाँ आपको मूव करते दिखाई। सर मत दिखाइए, घबराहट होता है। एक कह रहा सर रिजल्ट पे असर चला जाएगा, है ना, मैं नहीं आनी चाहिए। सर मेरी बहन दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, तो अभी हाँ आपको मूव करते दिखाई। सर कभी कभी कीजिएगा टेक्निकल सपोर्ट दिखाइए। हाँ। एक ठू लिख रहा है पुडिंग भैया पाए लगी, घबराहट होता है। चलिए ये देखो हमारे यहाँ बहुत सारे सुरक्षा की यंत्र लगे हुए जाएगा, कभी भी कोई फायर का अगर समस्या है तो उसके लिए सर मेरी लगाया गया है। एक झोला टंगा, उसमें कोई फायर का पावर नहीं है, है ना। चलिए वो बैग खाली टांग दिए हैं, तो उसकी सुविधा नहीं है। बाकी ये सब बहुत प्यारे लोग हैं, ये सब बिना नाश्ता किए आए हैं। खा के आए हो लोग लग रहे हैं। अरे ना ना ना, गलत सोच है। हाँ चलिए सर, मुझे अच्छा लगा देख करके। हाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, अच्छा लगना ही चाहिए, है ना। एक भाई साहब लिख रहे हैं हाय दोस्तों कैसे हो। ठीक है सर, साइंटिस्ट भैया को दिखा दो अलग से। अरे चलिए, मतलब कह रहे हैं सर पीछे दिखाने पे आवाज में नहीं, आवाज मत सुनो, खाली देखो। सर आप मैसेज कैसे देखते हो? आगे बहुत बड़ी टीवी लगी है, उसी में देखते हैं। सर हम लोग भी बहुत प्यारे हो। हाँ हो भाई, आप कैसे, आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो, है ना। तो हाँ
सर ये तो लगभग 2000 से ज्यादा लोग बैठे हैं। हाँ, आई हैव अप्रोक्सीमेट 4000 सीटिंग कैपेसिटी इन दिस हॉल, एंड इस हॉल को और इसका जो कनेक्टेड है चंद्रमा मिला करके। अब चंद्रमा नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए हमें एक मिशन भेजना पड़ेगा, है ना। तो हाँ सर, गर्ल्स की संख्या ज्यादा लग रही है, अच्छी बात है। बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं हमारे यहाँ, है ना। हमारा जो बिहार है वो बहुत आगे बढ़ रहा है एजुकेशन मामले में, है ना। सर मेरे भैया भी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए उन्हें। हाँ, एक कह रहा है कि सर आपका दिमाग मुझे चाहिए। पागला कहीं का। बैठे हैं, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भेजने के लिए उन्हें। अब देखो फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये लोग बहुत देर से देख रहे हैं, है ना। कह रहा है कि सर आपका एकदम अच्छे से बैठे ऐसे होकर के, ऐसे ही बैठा है लटक करके, 4 लोग देख रहा है, ठीक, है ना। कैसे दिखाता है पागला। अब देखो फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये लोग बहुत देर से देख रहे हैं, है ना। कह रहा है कि सर आपका एकदम अच्छे से बैठे ऐसे, कोई वीडियो बन रहा था रिकॉर्ड, ऐसे ही बैठा है लटक करके, इधर बच्ची 4 लोग देख रहा है, ठीक, है ना। कैसे दिखाता है पागला। अब देखो फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये लोग बहुत देर से देख रहे हैं। वो वीडियो एक दिन 3 मिलियन वीडियो बन रहा था रिकॉर्ड, ऐसे ही बैठा है लटक करके, इधर बच्ची 4 लोग देख रहा है। स्पेशली हमारी जो पत्नी है वो फोन कर दी कि ये लगता है कुछ ज्यादा भूख आ गई थी। तो अगर उधर दिखाया जा रहा है तो थोड़ा समझ बैठा करो, ना ऐसे मत कर दिया करो, ठीक है। आइए, हो गया, ठीक, चलिए। तो अब नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, हाँ, नीचे एक नोट डालिएगा। देखिए समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब सीधा, आभासी, प्रतिबिंब सीधा, आभासी, और जहां पे आभासी लिखिएगा उसके ब्रैकेट में लिखिएगा कि इसे, आभासी के ब्रैकेट लिखिएगा, इसे स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसे किसी स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। जहां पे आप आभासी लिखे हैं ना, वहीं पे बगल लिखिएगा कि इसे किसी स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया। जैसे आप देखिए फिल्म में प्रतिबिंब ही तो चलता है, तो फिल्म वो एक्चुअल में प्रतिबिंब होता है, उसे स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं। तो आभासी और वास्तविक में यही अंतर होता है कि आभासी तो उसे आप किसी स्क्रीन पर नहीं पाओगे, और वर्चुअल और वो एक्चुअल है, वास्तविक है, तो उसे आप किसी पर्दे पर पा सकते हो, है ना। तो क्या लिखा आपने, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा वस्तु के ठीक, वस्तु के ठीक बराबर आकार में, वस्तु के ठीक बराबर आकार में होता है, वस्तु के ठीक बराबर आकार में होता है, वस्तु के ठीक बराबर आकार में होता है, वस्तु के ठीक बराबर आकार में होता है। तो हमने एक आभासी देखा, दूसरा हमने क्या देखा, सीधा, और तीसरा जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम बहुत घबराहट में आ जाते। पता चला गए देखने चेहरा और हमारा चेहरा इतना बड़ा था, उसने दिखाया इतना बड़ा, हमने कहा सूजन आ गई है क्या, तो कहा दिक्कत हो जाएगा। चेहरा इतना था, उसने दिखाया इतना पिद्दी सा चेहरा, हमें लगा कोई माइक्रो बीमारी आ गई है क्या, मैक्रोफेशियल प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि अगर ये प्रतिबिंब को ऊंची नीचे करना शुरू कर देगा तो हम इसको दैनिक जीवन में उतना इस्तेमाल लाना मुश्किल हो जाएगा, कारण कि हम घबराहट में आ सकते हैं। इसलिए जितना बड़ा प्रतिबिंब होगा उतना ही बड़ा ये दिखाने की कोशिश करेगा, है ना। तो सीधा हो गया, आभासी हो गया, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा कि समतल दर्पण, समतल दर्पण की पावर, समतल दर्पण की पावर यानी जो शक्ति है, क्षमता है, समतल दर्पण की पावर 0 होती है, समतल दर्पण की पावर 0 होती है, और इसकी फोकस लंबाई, और इसकी फोकस लंबाई अनंत मानी जाती है, इसकी फोकस लंबाई अनंत मानी जाती है, इसकी फोकस लंबाई अनंत मानी जाती है, तथा आवर्धन क्षमता, तथा आवर्धन क्षमता +1 होती है, तथा आवर्धन यानी कि मैग्नीफाइंग पावर,
आवर्धन क्षमता +1 होती है। 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 नीचे की नोट डालिएगा अगला। लिखिएगा, लिखिए जिस दिशा में वस्तु होती है, जिस दिशा में वस्तु होती है, ठीक उसी दिशा में प्रतिबिंब मिलता है। जिस दिशा में वस्तु होती है, ठीक उसी दिशा में प्रतिबिंब मिलता है। तथा इनमें प्रतिबिंब का पार्श्व प्रभाव पाया जाता है। इनमें प्रतिबिंब का पार्श्व प्रभाव पाया जाता है। प्रतिबिंब का पार्श्व प्रभाव पाया जाता है। इनमें प्रतिबिंब का पार्श्व प्रभाव, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में लैटरल इफेक्ट ऑन इमेज। प्रतिबिंब का पार्श्व प्रभाव पाया जाता है। अर्थात इसको समझते हैं, देखो अगर आप इसे अपना दाहिना हाथ दिखाओगे तो वो अपना बायां हाथ, यानी कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होना ही लैटरल इफेक्ट कहलाता है। तो लिखिए, अर्थात किसी भी वस्तु का दाहिना भाग, अर्थात किसी भी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बायां दिखता है। किसी भी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बायां दिखता है। किसी भी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बायां दिखता है। किसी भी वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में बायां दिखता है ना। जैसे ये देखो रमेश खड़े हैं दर्पण के आगे, तो अपना ये राइट हैंड दिखा रहे हैं ऐसे, और उसमें क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड। तो इसको बोलते हैं पार्श्व, इसीलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ना, तो वहीं पर स्टार बना लिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ियों में एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा गया होता है, जिससे कि सीधा दिख जाए अगर दर्पण जा रहा है तो। देखिए, इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ियों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा गया होता है। एम्बुलेंस गाड़ियों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा गया होता है। आपने देखा भी होगा, आजकल तो नहीं करते ऐसा, पहले के जमाने वाले एम्बुलेंस में ऐसा जरूर करते थे। अब आजकल तो बहुत सारे साइन आ गए हैं, हॉर्न आ गया है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं होती उनमें। मैंने बहुत सारे नए एम्बुलेंस में देखा, उसमें ऐसा लिखते नहीं है। अगर इन्हें अपना पूरा शरीर का इमेज लेना है तो अपनी हाइट का आधा लेना पड़ेगा। तो नोट नंबर जो भी होगा अपना बढ़ाइएगा। देखिए, यदि किसी समतल दर्पण पर पूरे शरीर का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यदि किसी समतल दर्पण पर पूरे शरीर का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, पूरे शरीर का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो दर्पण कम से कम लंबाई का आधा होना चाहिए। तो दर्पण कम से कम पूरी लंबाई का आधा होना चाहिए। दर्पण कम से कम पूरी लंबाई का आधा होना चाहिए। दर्पण कम से कम पूरी लंबाई का आधा होना चाहिए। पूरी लंबाई का आधा होना चाहिए। जैसे कि अगर रमेश 5 फीट के हैं तो इन्हें कितना दर्पण लेना चाहिए? इन्हें 2.5 फीट का एक दर्पण लाना चाहिए। और जैसे ही ये दर्पण के सामने खड़े होंगे, तत्काल इनका जूते से लेके सर तक का चित्र बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हम लोग जब आपको इंटरव्यू के लिए बताते हैं कि अब आपका मेंस निकल चुका है और अब आप प्रवेश कर रहे हैं तीसरे खंड में, जो कि अंतिम खंड है, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। तो कई बार आप में ये हिचक होती है कि आप जनता के सामने, जैसे हम लोग बोल लेते हैं उस तरह से बोलना थोड़ा मुश्किल जाएगा, कारण कि आप इंट्रोवर्ड होते हो, एक्सट्रोवर्ड होते नहीं हो। बात भी किए तो बैठ के घर में ही बात किए हो, बाहर तो किए नहीं हो उतना लेवल का। तो बाहर निकलने के लिए फिर इंटरव्यू में है क्या, 3-4 लोग इकट्ठा बैठ गए, अब वो पता नहीं क्या पूछ सकते हैं। तो कई बार हकलाने जैसी स्थिति आ जाती है, या एक ही बात को बार बार रिपीट मारना शुरू कर दोगे, है ना।
जैसे यहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो हमारी नकल कर सकते हैं या हमारी मिमिक्री कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना? कोई है ऐसा जिसमें ये क्षमता है? कर सकते हैं। हाँ, बच्चे करते हैं और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। ये सब एक ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जो, देखो है क्या कि आप जिस जगह पे हो यहाँ पर केवल पढ़ाई हो रही है। ये केवल पढ़ाई व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकती। आप हमारी क्लास में केवल पढ़ाई नहीं पाते हो, हमारी क्लास में आप शब्दों को भी पाते हो, हमारी क्लास में आप बातचीत का दौर भी पाते हो। केवल अगर मैं पढ़ा के चला जाऊंगा तो फिर आप मुझे एक बेहतरीन शिक्षक नहीं मान सकते, और मेरे हिसाब से वो शिक्षक बेहतरीन है ही नहीं सकता जो केवल आए और अपना काम से काम रखे, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे क्लास है। मतलब मान के चलो कि 180 मिनट। यूजीसी का जो मानक है वो है 45 मिनट, साइंस का मानक है 50 मिनट। किसी के ब्रेन को सेंट्रलाइज करने का मैक्सिमम जो टाइम होता है वो इतना ही होता है, यानी कि हम आपके दिमाग को सेंट्रलाइज करके अपने पास रख पाए, मैक्सिमम कितना टाइम है? 1 घंटे से कम। 50 मिनट के बाद आपको मैं अमृत पिलाऊंगा, आपका दिमाग भटकेगा ही भटकेगा। क्या कह रहे हैं? समझ नहीं पा रहे क्या? हमारे यहाँ के सारे अध्यापक अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट लेवल के हैं, व्यक्तित्व इनका बहुत शानदार है। आप जिसकी बात कर रहे हो उनसे तो मैं सीखता हूँ, सच्चाई बताएं तो। हमारे यहाँ भरत सर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे जब मैं कभी लगता है कि मुलाकात करूं तो मैं कहता हूं आप बोलो मैं सुनूंगा। तो बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है वो। और एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊं, एक दिन हमें और उनको दोनों को आना था दिल्ली से यहाँ पटना, तो हम लोगों ने मुखर्जी नगर से कैब बुक की, है ना, कि भाई वो आ जाए तो इसी से हम IGI चलते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पता चला कि वो कैब लगभग 12 मिनट देर पे थी, तो हमने कहा ठीक है 12 मिनट वेट कर लेते हैं। तो हम लोग बैठ के गपशप खड़े होकर मारना शुरू कर दिए। 2-4 ऐसे छात्र भी मिल जाते हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। पता चला कि कैब 18 मिनट लेट दिखा रही है। हमने कहा सर कैंसिल कर दें? कहे नहीं सर, हम लोग को लेट तो हो नहीं रहा है। हम कहने लेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये नाटक कर रहा है। कहने लेकिन सर ये कुछ चल चुका है। तो हमने कहा तो इसका तेल जल गया है, तो अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे तो किसी घर का लड़का है ये, तो उसको फोन किए और फोन करके पूरा रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आओ। उसको आने में करीब आधा घंटा लग गया। आया तो बता रहा है कि सर मेरी वजह से लेट हो गया। कहने कोई बात नहीं, आपका तेल भी तो जल गया है। तो हम लोग बैठ के जब आए तो उसका टोटल किराया हो रहा था 460 के आसपास। सर ने 100 रुपये अलग से दिया कि आप आधा घंटा भटक गए थे। तो ये जो व्यक्तित्व है ये लोगों को बहुत अलग बनाता है। अगर हम चाहते तो मेरे पास बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम भाई उसको कैंसिल करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ से बुलाएं, नहीं तो हम संस्थान को बोल देंगे वहाँ से भेजो। बहुत सारे ऐसे हैं। तो हमारे यहाँ के जितने भी अध्यापक हैं वो अपने आप में सबका अलग अलग, हाँ टेस्ट अलग हो सकता है। जैसे मैं हूँ तो थोड़ा सा क्लास को लाइट रखता हूँ, अजीत सर आ जाएंगे तो आप क्लास को लाइट नहीं रख पाओगे, है ना, फिर आप हिम्मत नहीं है लाइट रख लो, है ना। भरत सर आ गए तो उनकी भाषा ही बड़ी प्यारी है। अगर वो जहां मोड़ा मोड़ी बोलना शुरू किए तहां फिर कहानी अलग है। हमारे जो मंजू सर हैं वेरी जेंटल पर्सनालिटी, है ना, मतलब कि वो आपसे बोलेंगे तो लगता है कि उनको सुनते ही रहें, है ना। तो सारे अध्यापक बहुत ठीक ठाक लेवल के हैं, कारण कि हाँ वो भी अपने विषय में काफी शानदार अध्यापक हैं, है ना। तो हर अध्यापक की अपनी इच्छा। अब सबके लिए हम अलग से बोलना शुरू कर दें तो फिर क्लास पढ़ाने आए ना। हाँ, मतलब हर अध्यापक अच्छा है, मैं सबके लिए बेहतर बोल रहा हूँ। अब हमारे पास लगभग 14 अध्यापक हैं इस कार्यक्रम में। अब 14 के लिए हम बोलना शुरू करेंगे तो लगभग टाइम लग जाएगा। अभी आप जिसके लिए बातचीत कर रहे थे या 2-4 नाम मुझे याद आ रहे हैं, बाकी मैं तो बताऊंगा कि सब अध्यापक हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, कारण कि सबका चयन एक ही व्यक्ति ने किया है ना, जिनका नाम है खान सर। कि केवल BPSC के अध्यापकों के चयन में खान सर शामिल हुए।
बहुत व्यापक तरीके से। बाकी और जो हमारे यहाँ चयन होता है वो एक चयन समिति है, उसमें कई सारे लोग हैं। जब कोई अध्यापक का यहाँ पर चुनाव होता है तो उसको कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, लगभग 9 चरण होते हैं। जैसे आपके यहाँ 3 चरण है, पीटी मेंस इंटरव्यू, वैसे यहाँ पर 9 ऐसे फेज हैं जिनसे हमें क्रॉस करना होगा, तब हम इस मंच पे आ सकते हैं। तो 9 चरण पहले क्या होता था कि जब बीपीएससी का चुनाव हो तो केवल अकेले खान सर लेते थे। अभी क्या है कि खान सर व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास चुनाव समिति बनी है, जिनमें से हम लोग भी उसके सदस्य हैं कि जब कोई नया अध्यापक आता है तो हम देखते हैं कि ये कर क्या है। जैसे मान लो साइंस का कोई नया अध्यापक आया तो हमें देखना पड़ता है कि ये किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं हर अध्यापक की बहुत कद्र करता हूँ, और जो भी मेहनत कर रहा है, पढ़ाना चाहता है, जो इस मंच तक आना चाहता है, जो भी आता है वो अपने आप में योग्य होता है, ये सच्चाई है ना। कोई भी यदि कह रहा है कि मैं अध्यापक हूँ तो मान लेना कि कुछ तो अलग है उसके अंदर, है ना। लेकिन कई बार चूंकि मंच मंच का अपना फर्क होता है, मैं आपको अपने ऊपर बताऊं कि मैं पहले दिन जब यहाँ पढ़ाने आया तो मैं 1 महीना यहाँ पर साइन नहीं किया था। शर्त ये हमारी थी कि यदि मैं यहाँ पर लेवल का पढ़ा ले गया तो फिर आप मुझसे साइन करा लेना, नहीं तो मान लो भाई अब आपके बच्चे हमें स्वीकार ना कर पाए। आपकी यात्रा बहुत लंबी है। एक केजीएस का जो अपना लक्ष्य है वो है एक ऐसे तबके तक पहुंचना जो अभी अपने सर उठा रहा है। इसमें यदि खान सर ये भी चाह लें कि मेरा भाई आके पढ़ा दे तो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वो योग्य नहीं होगा। ये सच्चाई है, कोई भी रिश्तेदार ला ही नहीं सकता। तो मैं कितना भी बेहतर अपने आप को मार्केट में प्रतिस्थापित करूं, स्थापित करूं कि भाई मैं बड़ा टीचर हूं, यहां आ रहा हूं, नाटक फैला रहा हूं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो 4 दिन 6 दिन कोई बर्दाश्त करता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेगा। जब यहाँ पे चीजें नॉर्मल हुई, मुझे लग गया कि हाँ आप स्वीकार्य हैं, तब मैंने 1 महीने बाद साइन किया कि हाँ अब मैं रुकूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, कोई भी अध्यापक बुरा कभी हो ही नहीं सकता, वो चाहे क्लास 1 की कोचिंग या ट्यूशन दे रहा हो या वो बहुत हायर स्तर पर हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जरूर जो आप सीख सको। क्यों? क्योंकि वो अध्यापक है, वो कह रहा है कि मैं अध्यापक हूं, है ना। आप भी अध्यापक हो, जानते हो कि नहीं? अपने से नीचे को पढ़ाना शुरू कर दो, आप भी अध्यापक बन जाओगे। और जिस दिन आप पढ़ाओगे, रियलिटी मान के चलना, उस दिन आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं, कह सकते हो। और आपका 100% ये योग्य होगा, ये आप प्रयास जरूर करोगे कि मैं जिसको पढ़ाने जाऊं बड़ा अच्छा बताऊं इसे। ये हो ही नहीं सकता कि आप, हाँ अगर आप 30 दिन वही काम कर रहे हो तो 1 आध 2 दिन हो सकता है आप बदमाशी कर बैठो, हो जाता है ऐसा। कि जैसे आपने अंदाजा होगा कि मैं अक्सर नए जूते पहनता हूं और कलरफुल। इसका आशय ये नहीं है कि मैं दिखावा करता हूं मेरे पास पैसा है, मुझे वो एनर्जी देते हैं। एक जैसे आपको क्लास तक आने के लिए कोई रीजन चाहिए, ध्यान देना, केवल एसडीएम बनना आपके संदर्भ में, केवल पैसे कमाना मेरे संदर्भ में, ये कभी रीजन बन ही नहीं सकता कि हम महीने के 30 दिन आपके सामने खड़े हो, आप मेरे सामने बैठे हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, कुछ और रीजन चाहिए। अकेले एक एक दिन अगर 30 दिन पूरी सब्जी खिला देंगे ना, घबरा जाओगे, नहीं खा पाओगे। दाल चावल नहीं खा सकते 30 दिन अकेले, कुछ ना कुछ चाहिए, अचार का छोटा टुकड़ा, समझ गए ना। तो आपको यहां तक आने में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो प्रेरित करती हो कि चलो आज चलते हैं अपने दोस्त से बात करेंगे, आज चलते हैं मास्टर हंसाएगा, आज चलते हैं लौटते वक्त कहीं से 1 रुपया सामान चुरा के लाएंगे, मतलब सड़क पे दुकान में खड़े रहेंगे, सामान उठा के जेब में रख लेंगे। ऐसा तो नहीं करते? करना चाहिए छोटा मोटा चोरी करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है ना तो जैसे हम अध्यापकों में क्या है, हम लोग जब आपके लिए क्लास करने आते हैं तो हमारे लिए भी कुछ प्रेरणा चाहिए होती है, कुछ ऐसा, भाई यार एग्जाम्पल दिया हूं माफ कर दो, है ना, उदाहरण दे रहा हूं माफ कर दो, है ना एक ही बात मत पकड़ा करो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जैसे आप ये मान के चलो कि कुछ भी चीजें रोज नहीं होती। जैसे बहुत से लोग जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम, जिम चले गए, रोज जा रहे हैं रोज जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। 1 आध दिन जाओ लौट आओ। मैं तो यहां तक आप लिए कहता हूं कि पूरा वेल अप टू डेट कपड़ा पहनो और फिर उतार के रख दो, आज आज क्लास नहीं जाएंगे। 10 दिन में 1 दिन कर लिया करो, महीने में 2 दिन करा करो, ये मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है।
कि एकदम उठो, नहाओ धो, मस्त कपड़ा पहनो, बैग भी उठाओ और ताला तक मार दो और फिर ऐसे नीचे चेक चेक करो आज। और फिर जब कपड़ा उतार के भाई साहब लेटोगे ना, जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। लेकिन अगले दिन आप उसके लिए तैयार रहो भुगतान करने के लिए, कि जब अगले दिन जाएंगे ना तो ब्रेन को 100% चालू रखेंगे। कभी आप ये मान के चलो, ये जो करता है ना सुबह 8 बजे नाश्ता, 9 बजे फिर ब्रश मंजन, ये उल्टा हो रहा है पहले ब्रश मंजन करेगा ना, 8 बजे ब्रश मंजन, 9 बजे नाश्ता, 10 बजे घर पे बातचीत, 11 बजे खाना, 12 बजे सोना, 3 बजे तक सोते रहना, 4 बजे चाय, 5 बजे फिर घूमना, 6 बजे घर बात करना, 7 बजे नाश्ता। पढ़ना कब है ये पढ़ाई वाला कहाँ जा रहा है? तो ऐसी बना के रखता ना अपने कमरे में, तो वो कभी फॉलो नहीं हो सकता है ना, संभव ही नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि आप एक माइक्रो मैनेजमेंट रात में करो। वो जो आते हैं ना लाल पीले कलर के कागज, तो स्ट्रिप पेपर लीजिए, रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का प्लान कर लो कि मुझे अगले दिन, यानी की तारीख है आज 27, तो 27 तारीख को हमें क्या क्या पढ़ाई के स्तर पर करना है। जैसे एक जाना है क्लास में तो साइंस सीख लेनी है, लौटना है तो उसका 60 नोट्स या दोहराव करना है, फिर थोड़ी देर के लिए हमें योजना पढ़ लेनी है, थोड़ा सा मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बस 1 2 3 4 लिख के छोड़ दो। अब इसमें कोई टाइमिंग का मामला ना रखो। हाँ बेटा, हम बता रहे हैं उसका भी तरीका। टाइमिंग का मामला मत रखो कि इसमें कि लौटेंगे तो 9 बजे से ये करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। अब आप ट्राई करो, हो सकता है क्लास तो हमने पूरा करा दिया, क्लास से लौटो तो दोहरा लो, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। तो जब आप नेक्स्ट दिन का टारगेट ले रहे हो तो बस इसमें क्या करो, लाल पेन चला दो इस पे, और मन में रखो कि हमने 4 टारगेट दिए थे आज, जिनमें से 2 ही पूरे हुए, 2 बच गया। अब इसको खाली मन में रखो, अंदर से कोई अपने आप को डांटो नहीं। कभी भी ध्यान देना, अपने आप को घृणित पात्र मत समझिएगा। आप ब्रह्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि, जानते हो ना, कि बस एक बार ये कहना कि अहम ब्रह्मास्मि, और ये जरूर कहना, मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं कि जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि यार हरासमेंट हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं खुद बैठता हूं, मैं कहता हूं मैं वही हूं जो मैं पढ़ता था, और मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ सकूंगा, ये क्षमता हमारे अंदर मैं करके दिखाऊंगा। तो जिस दिन आपको ये लगे कि अभी कभी अपने को कोसना मत कि मैं तो खराब हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ मतलब का नहीं हूं मैं, ना, आप तो इतने मतलब के हो ना कि एक एक अंग करोड़ों का है, समझ रहे हो ना। आप इतने मतलब के हो कि आप दुनिया बदलने की क्षमता रख सकते हो, है ना। ध्यान देना, केवल क्लास आना, केवल पढ़ाई करना, केवल नौकरी पाना व्यक्तित्व नहीं निर्धारित करता, समझ गए। बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन इन होल लाइफ, एक जीवन में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। आप हो सकता है गाना बढ़िया गा रहे हो, वो मैं ना गा पा रहा हूं, एवरीबॉडी इज यूनिक। जब हम 99.999% अलग हैं, तो जब इतने अलग हैं, हर कोई इतने समानता में अलगाव दिखा रहा है, तो सीधी सी बात है कि कुछ तो खासियत हमारे अंदर जरूर ईश्वर ने दी होगी, या तो मैं अभी पहचान नहीं पाया, या तो कल इसे पहचानूंगा। तो इंतजार करिए सही समय का, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखा करिए, मेहनत करो। आपसे कोई अगर तुलना कर रहा हो, देखो, और दूसरी बात, कई बार घर वाले तुलना कर देते हैं, उन्हें माफ करो। घर वाले आप जैसे बौद्धिक नहीं हो सकते ना, या हो सकता है वो उस ऐसी क्राइटेरिया में रह रहे हो जिसमें आप नहीं रह रहे हो। मैंने आपके बात को, आपके सामने ये बातें रखी, आपका ब्रेन अच्छा चला गया, लेकिन जैसे ही आप घर जाओगे, हो सकता है अम्मा बाबू का दिमाग कहीं और गया हो, किसी उलझन में फंसे हो, और आपसे फोन करके कह दें कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस में नहीं, देखो उधर तो वो कर लिया। तो उस समय चिड़चिड़ाओ नहीं, उनके मुस्कुराओ, माफ करो कि इनको अभी वो बात पता नहीं है जो बात मुझे पता है। तो उस पर ध्यान रखा करो। किसी के कहने से ये मत सोचो कि कोई कह दिया कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। हाँ, नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन करना है तो आप ही तो जान रहे हो, करने वाला कोई है थोड़ी और। तो इस स्तर पर काम करो, बाकी सारा जीवन आपका है, इंतजार कर रहा है, खड़ा है सामने कि आइए और बदलिए, है ना। किसको पता है कल क्या होगा?
बहुत ज्यादा पता होगा, 2-3 दिन का पता होगा, कल ऐसे कर लेंगे। आज के 2 साल बाद क्या हो किसी को कुछ नहीं पता है। हो सकता है आप किसी बड़े पद पर चले जाओ, हो सकता है कोई राजनीतिक मामला उठा लो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, और हम क्यों ऐसा कहें खराब होगा, हम तो ये कहेंगे ना कि और इससे ज्यादा बेहतर होगा। जब मैंने ये प्रोफेशन चुना तो मैं पहले महीने में 1500 रुपये तनख्वाह पाया। 2011 की बात है। क्या? अभी न जाने कितना 1000 गुना ज्यादा है ना। तो मैं उस समय जानता नहीं था ना कि पता नहीं इस प्रोफेशन में सफल हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं कुछ छोड़ के आया था। मुझे जब लगा कि इस प्रोफेशन में ठीक ठाक पैसे हैं, शानदार इज्जत है, अल्टीमेट, जब आपकी बैच छूटती है तो बहुत से लोग नमस्कार करते हैं ना। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कभी कहा क्या कि नमस्कार करो नहीं तो बहुत मारेंगे। वो मतलब मजाक में कह दूं बात अलग है कि तुम लोग पैर ना छुआ करो, आप लोग पैर छुआ करो, वो बात अलग है, नाटक चलता रहता है। लेकिन सच्चाई है कि मैंने जबरन कभी कहा ही नहीं है। कि ऐसा है कि 10-10 रुपए बंटवाता हूं कि 10-10 रुपए लो आके मेरा पैर छू। अब वो बात अलग है, आवश्यकता पड़ी कर लेंगे ऐसा। अगर नीड हुआ तो, लेकिन अभी ऐसा करता नहीं हूं। तो ये प्रोफेशन बड़ा प्यारा है, इसलिए मैंने इसे चुना। वैसे आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत प्यारा होगा। ठीक है, चल लौटाते हैं। तो क्या लिखा आपने लास्ट में? हाँ, आधा होना चाहिए। नोट नंबर 4-5 जो भी होगा लिखेगा, लिखेगा। यदि दो समतल दर्पण को, यदि दो समतल दर्पण को आपस में एक विशेष कोण पर झुकाकर रखा जाता है, यदि दो समतल दर्पण को आपस में एक विशेष कोण पर झुकाकर रखा जाता है, एक विशेष कोण पर झुकाकर रखा जाता है, और उनके बीच, और उनके बीच, और उनके बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए, उनके बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए, उनके बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब जैसे ये दो, एक है ये मिरर 1 और यह मिरर 2, कितना एंगल बनाया? 90। और बीच में एक फूल रख दिया है, कितने इमेज बन जाएंगे? तो बस 360 बटे 90 माइनस 1, 9 चौके माइनस 1, कितना हो गया? 3। एक तो लगा लो ऐसे, है ना। लिखिए, एक क्वेश्चन लिख दो। यदि यदि दो दर्पण 90 डिग्री पर हो, क्वेश्चन लिख के लगा लो। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक दूसरे को मार लो, है ना, दांते काट लो। चल देखिए, यदि दो दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो प्रतिबिंब की संख्या। सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो? चित्र बना है यहीं पे, दो दर्पण लेना है और 90 डिग्री पर रख देना है, और पूछ रहा है कितना प्रतिबिंब बनेगा। लिखो, ये दो दर्पण बना रहे हो? हाँ, बना लीजिए। 90 डिग्री रखना है, 360 बटे 90 माइनस 1, तो 4 आएगा, 4 में से 1 घटा दो, कितना आया? 3। अच्छा, मान लो मैं ऐसा दर्पण ले रहा हूं जिसको हम 50 डिग्री पर ले जा रहे हैं, अब क्या करोगे? क्या बेटा? दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। ये दो दर्पण को 50 डिग्री पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यदि दो दर्पण को, यदि दो दर्पण को 50 डिग्री पर रखा जाता है, ये दो दर्पण को 50 डिग्री पर रखा जाता है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
तो 360/5 यानी 50 माइनस 1 है ना, माइनस, तो 0 0 कट गया, पचम 5 सत्ते 35, 7.5, तो 7.5 माइनस 1 कितना हुआ 6 पॉइंट। तो जब आप पॉइंट में आए ना तो इसका नेक्स्ट क्या ले लेंगे, 7 पॉइंट, अच्छा तो 6.2 आ गया। अब 6.2 आया तो हमें लेना होगा नेक्स्ट जो पूर्णांक लेना होता है। तो नेक्स्ट पूर्णांक क्या आ रहा है 7। तो जब कभी ऐसा हो मामला फंसे दशमलव में तो हमें अगला पूर्णांक लेना, तो वहीं लिख देना कि दशमलव में आने पर अगली पूर्णांक संख्या उत्तर होती है। नीचे लिख देना कि दशमलव में आने पर अगली पूर्णांक संख्या उत्तर होती है। दशमलव में आने पर अगली पूर्णांक संख्या उत्तर होती है। दशमलव में आने पर नेक्स्ट पूर्णांक संख्या उत्तर होती है। क्योंकि जो 6.2 आया ना तो 0.2 भी तो दिखा ही रहा है ना, जो 0.2 भी इमेज ही है, बस पूरा नहीं दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है। तो 6 इमेज इधर बना और 1.2 वाला तो उसको क्या कह लेंगे 7 मान लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना, एक तो पूरा कट जाएगा, एक पूरा कटेगा नहीं, तो इस स्तर पर ध्यान दो। अगर 180 आ गया तो क्या करोगे भाई, एक ऐसे रखा एक ऐसे रखा तो एक ही तो इमेज बनेगा, और 360 आ गया तो कोई मतलब का नहीं है, तो ये ध्यान रखिए। कोई नोट नंबर 5वां जो भी होगा अपना बढ़ाना। देखिए यदि किसी समतल दर्पण को यदि किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री, यदि किसी समतल दर्पण को थीटा डिग्री, थीटा ऐसे लिखते हैं, 0 लिख के बीच से काट देना, थीटा डिग्री झुकाया जाता है, थीटा डिग्री झुकाया जाता है, झुकाया जाता है, और उस पर आपतित किरण अप्रभावी होती है। उस पर आपतित किरण को प्रभावित नहीं किया जाता, ऐसे लिखिएगा, उस पर आपतित किरण को प्रभावित नहीं किया जाता, उस पर आपतित किरण को प्रभावित नहीं किया जाता, उस पर आपतित किरण को प्रभावित नहीं किया जाता, तो परावर्तित होने वाली किरण, तो ऐसी स्थिति में परावर्तित होने वाली किरण, तो ऐसी स्थिति में परावर्तित होने वाली किरण 2 थीटा घूम जाती है। परावर्तित होने वाली किरण 2 थीटा घूम जाती है। परावर्तित होने वाली किरण 2 थीटा घूम जाती है। सवाल आपसे ऐसे पूछेंगे कि यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री झुका दिया जाए तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 30 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आ सकता है। मन करे तो एक सवाल लिख दो, यदि किसी समतल दर्पण को 90 डिग्री, यदि किसी समतल दर्पण को 90 डिग्री घुमाया जाता है, 90 डिग्री घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण कितनी हो जाएगी 180 पे चली जाएगी। परावर्तित किरण 180 की तरफ चली जाती है। देखो जैसे ये समतल दर्पण है और इधर से हम लोग दौड़ के आ रहे हैं समतल दर्पण की तरफ, और हमारा वेलोसिटी है v, तो ये जो इसके अंदर भी दौड़ होगी ना, इसकी होगी वेलोसिटी 2v, है ना। तो अगला पॉइंट डाल देना कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ भी गति से गतिमान है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v वेग से गतिमान है,
समतल दर्पण की तरफ v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो v वेग से गतिमान है तो प्रतिबिंब 2v वेग से, प्रतिबिंब 2v वेग से विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। प्रतिबिंब 2v वेग से विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। प्रतिबिंब 2v वेग से विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। प्रतिबिंब 2v वेग से विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। देखो ऐसे, इनका दिशा इधर था, लेकिन प्रतिबिंब कैसे दौड़ेगा? इनकी तरफ दौड़ेगा। तो इसकी ये दिशा और प्रतिबिंब की, तो दोनों की दिशा कैसी होगी? उल्टी। वेग v और इधर का वेग 2v। ऐसे ही छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, हालांकि अभी देखे नहीं गए हैं। लिखिएगा समतल दर्पण का अनुप्रयोग, लिखिएगा हेडिंग समतल दर्पण का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मिरर। लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मिरर। एक होता है कैलिडोस्कोप। देखिए पहला काम, बहुरूपक दर्शी। एक मशीन होती है, मेला वाले में पहले आती थी, कैलिडोस्कोप बोलते हैं। लेकिन पहला यूज करते हैं बहुरूपक दर्शी या कैलिडोस्कोप। बहुरूपक दर्शी यंत्र बनाने में, बहुरूपक दर्शी यंत्र बनाने में, बहुरूपक दर्शी यंत्र बनाने में। देखिए इसमें समतल दर्पण की 3 पट्टियों का उपयोग किया जाता है। उसी में आगे लिखिए, इसमें समतल दर्पण की 3 पट्टियों का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की 3 पट्टियों का उपयोग किया जाता है, जिनके आधार पर बहुल परावर्तन होता 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 है। तो बेसिकली कैलिडोस्कोप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन सिंपल मिरर। और कितनी पट्टियां ले रहे हैं? 3। दूसरा यूज है जो भी भाई साहब बनाए थे, इसका नाम पेरीस्कोप। तो नंबर 2 लिखेगा पेरीस्कोप। पेरीस्कोप ब्रैकेट कर देना 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण, 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 45 डिग्री पर 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 बड़े काम रहे। तीसरा तो आप जानते हो, घरेलू। क्या? घरेलू। बस आगे लिखेगा सामान्य, गरीब, अमीर घर में नहीं होता। अमीर वाले भी यूज तो करते ही हैं, पर उनके यहां अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। जैसा होता है क्या ना, अवतल दर्पण मुंह को बड़ा कर देता है। अब मुंह को बड़ा कर देगा तो ऐसी स्थिति में मेकअप करने में आसानी होती है। कहीं पोर्स है, मान लो लिपस्टिक कई बार यहां बाहर आ जाती है, हमने देखा है। ऐसे यहां बाहर लगा के जैसे लगता है खून खा के लौटे हैं। तो बहुत माइन्यूट मामला होता है। अब इस माइन्यूट मामले में अगर सिंपल मिरर होगा तो मुश्किलें आएंगी। इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इमेज को मैग्नीफाई करता है, बड़ा कर देता है। तो जैसे मेरे बाथरूम में लगा हुआ है, तब भी मैं कई बार यूज नहीं करता। हम सिंपल मिरर देख के लौट आते हैं। तभी उस दिन फंस गए थे पाउडर वाले केस में, है ना। तो ये जो ध्यान देना, 2 तरह के सवाल आएंगे। एक आएगा नाई की दुकान पर कौन सा दर्पण, तो वहां पर अब सवाल आता है ना, नाई कौन सा है।
सैलून वाला है कि ईंटा वाला है? ये वाला भी तो मिला ही था रास्ते में। है कि ईंटे बैठो। दुर्गेश नहीं। हाँ, वो बड़ा फेमस नाई है ना, कहता खड़काऊं क्या। खैर, तो गांव के जो नाई है ना, वो अब किसी कीमत पर अवतल दर्पण कैसे रखेंगे? वो तो एक शीशा रखते हैं नॉर्मल, और कई बार वो दिखाते भी नहीं। जैसे बाजार में अगर आप कटाने जाओ बाल, तो गांव बाजार के बाहर ही बैठे रहते हैं, तो उनसे कहो कि दर्पण दिखा दो, कहीं कहाँ देखोगे, सब हम देख के काट दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो जब आप किसी सलून में जाओगे, तो सलून वाला पूरा प्रॉपर, तो जो एग्जाम पूछ रहा है वो सलून की बात करता है, कभी भी वो नॉर्मल नाई की बात नहीं करता। तो जब भी वहां पर एग्जाम में उत्तर लगाना, वो लगाना अवतल दर्पण, समतल नहीं लगाएंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो ये रही कहानी इस समतल दर्पण की। अब हम प्रवेश कर रहे हैं गोलीय या स्फेरिकल मिरर में। लिखिएगा हेडिंग, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका उभरा हुआ भाग कलई नहीं होता, बल्कि पीछे वाला हिस्सा कलई कर दिया जाता है AgNO3 या रेड लेड ऑक्साइड से। ऐसे दो चित्र कॉपी में बनाइएगा। और जो कॉनकेव मिरर होते हैं, इसका उभरा हुआ भाग कलई किया जाता है, कुछ ऐसे। तो जब प्रकाश किरणें आती हैं तो यहां पर आएंगी। एक गोलीय दर्पण लेते हैं, वहीं से काट ले जाता है इसको। भाई ये कहीं से काट के बना होगा ना, ऐसे देखो, ये तो है, इसका एक हिस्सा हमने काट लिया है। तो आपने इसे बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, हम लोग इसको रिकॉल कर रहे हैं, कुछ नए इनपुट हम जोड़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बन गया दोनों चित्र। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल और कॉनकेव को अवतल। अपने एग्जाम दर्पण से ज्यादा पूछते हैं, लेंस से नहीं पूछते उतना, इनको दर्पण से ज्यादा मोहब्बत है। बन गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि एक तरफ उत्तल और एक तरफ अवतल पढ़ते हैं, कि अलग अलग पढ़ोगे, ऐसा पहले कर लेते हैं। कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं ना, आप ऐसे ही कर लो, बता रहे हैं हम तरीका। एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल, ऐसे कर लो। फिर मैं अलग कर लूंगा, पहले कुछ तो इनमें एक समानता पढ़ ली जाए ना, किसमें कौन सा अंतर है उत्तल और अवतल। हमने ये देखा कि उत्तल वाला हिस्सा उभरा हुआ है और पीछे से कलई है, और अवतल वाला हिस्सा उभरे हुए भाग को कलई कर दिया है, और जो धंसा हुआ हिस्सा है वो परावर्तित परत है, रिफ्लेक्टेड लेयर है। तो उत्तल के नीचे लिखेगा, जहां पे उत्तल आपने बनाया उसके नीचे लिखेगा कि इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है। उत्तल लिखेगा इसमें उभरा हुआ भाग, इसमें उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, और कलई अंदर से की गई होती है, और कलई अंदर से की गई होती है, कलई अंदर से की गई होती है, कलई अंदर से की गई होती है, कलई अंदर से की गई होती है। तो इसका ठीक उल्टा कहां हो जाएगा? अवतल। अवतल लिखिएगा इसमें
धंसा हुआ भाग, इसमें धंसा हुआ भाग परावर्तित होता है, धंसा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, धंसा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, इसमें धंसा हुआ भाग परावर्तित सतह होता है, और कलई उभरे हुए भाग पर की गई होती है, और कलई उभरे हुए भाग पर की गई होती है, कलई उभरे हुए भाग पर की गई होती है, कलई उभरे हुए भाग पर की गई होती है। देखो, जब हम बात करते हैं ना उत्तल दर्पण की, तो जब कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनको ये फैलाता है। कहने का आशय है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, इसे हिंदी में कहते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। तो अब उत्तल में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि उत्तल दर्पण अपसारी या फैलाने वाले गुण के होते हैं। उत्तल दर्पण अपसारी या फैलाने वाले गुण के होते हैं। उत्तल दर्पण अपसारी या फैलाने वाले गुण के होते हैं। अपसारी या फैलाने वाले गुण के होते हैं। ब्रैकेट करना डायवर्ज, ब्रैकेट कीजिएगा डायवर्ज। अपसारी या फैलाने वाले गुण के होते हैं, ब्रैकेट कीजिएगा डायवर्ज। नीचे लिखिएगा यह किरणों को हाँ उसी में, हाँ, यह किरणों को प्रसारित करते हैं, यह किरणों को प्रसारित करते हैं, यह किरणों को प्रसारित करते हैं, किरणों को प्रसारित करते हैं, है ना, फैलाते हैं दूर तक। अब आ जाना अवतल में, और ये होता है अभिसारी। हाँ, कौन है? लो उसको दे दो। चार दिए थे, लेट। शानदार वर्क। तुम्हें लगता है कि तुम इनसे जीत जाओगी? हैं? अगर एक हाथ रख दे तो उलट पुलट कतई कहां चली जाओगी। लेवल देख के लड़ाई किया करो बेटा। दे देखो आप, है ना। चलिए, क्लास 1 हो गई है क्या ये? कि मास्टर साहब हमें क्या हुआ, हम आज जूता तोड़ दिए, है ना, हमारा पेंसिल टूट गई है। चलो अपने लेवल पे निपटा करो, है ना। जब भी आपको लगे कि दिक्कत है, दांते काट लो, ठीक है। लेवल पे बात करो। हम पढ़ा रहे हैं दर्पण, है ना। कैसा दर्पण है ये? अभिसारी। लिखिएगा यह अभिसारी होता है, यह अभिसारी होता है, अर्थात कन्वर्ज, ऐसे डालना, कन्वर्ज, अर्थात कन्वर्ज, अर्थात कैसा? कन्वर्ज। वो डाइवर्ज और ये कन्वर्ज। देखिए, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। अब उत्तल की तरफ आना। लिखिएगा इस पर प्रतिबिंब, इस पर प्रतिबिंब, इस पर प्रतिबिंब सीधा, इस पर प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी, इस पर प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी प्राप्त होता है, सीधा, छोटा और आभासी प्राप्त होता है, सीधा, छोटा और
आभासी प्राप्त होता है। अब जाना अवतल पर। देखिए, इस पर प्रतिबिंब, इस पर प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों, अभी हम बना के भी देखेंगे। इस पर प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों, इस पर प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों। दूसरा लिखिए आभासी, आभासी तथा ज्यादातर, तथा ज्यादातर वस्तु से बड़ा, तथा ज्यादातर वस्तु से बड़ा, ज्यादातर वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ज्यादातर वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ज्यादातर वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, ज्यादातर वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। वहीं कहीं ब्रैकेट लिखना कि इसमें कई शर्तें होती हैं, ब्रैकेट कर देना, इसमें प्रतिबिंब बनने की कई शर्तें होती हैं, इसमें प्रतिबिंब बनने की कई शर्तें होती हैं, इसमें प्रतिबिंब बनने की कई शर्तें होती हैं। देखो भैया, हमने जो उत्तल दर्पण की बात की, इसमें थोड़ा सा अब अपना ध्यान बोर्ड की तरफ इंगित कीजिएगा। हमने इनके प्रतिबिंब पर 3 बातें बताई आपको उत्तल का, कि पहला कैसा होगा, छोटा, सीधा और आभासी। मतलब कि ये किसी पर्दे पर तो नहीं बनेगा, लेकिन इसके लिए दर्पण होना चाहिए, दर्पण पे ही बनेगा, पर्दे पर नहीं। तो अब सोचो कि जैसे ये बड़ी सी ट्रक है और ये जा रही है, और इसी के आगे हम अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। क्या ही मोटरसाइकिल है, और इसमें हमने 2 शीशे लगा रखे हैं, ये दोनों शीशा है, मतलब मेन हमें शीशा ही दिखाना है। यहां पर जैसे हम शीशे में चेक करेंगे, इस छोटे से शीशे में पूरी ट्रक समा जाती है। देखा आपने, मतलब शीशे में तो दिख नहीं रहा, लेकिन वाकई में पूरी ट्रक समा गई। और कभी भी ट्रक ऐसी नहीं समाती उल्टी, कि ऐसी हो गई है कि ट्रक आ रही लेकिन उल्टा उल्टा आ रही है, नीचे से घिसटती हुई, नहीं तो बेहोश हो गिर जाएगा शीशा वाला। भाई अगर आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, तो पता चला कि आपके शीशे में एक ट्रक दिख रही है जिसका चक्का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा नीचे, ऊपर वाला, आप घबरा कहोगे जल्दी भागो नहीं तो पागल कर देगी। यानी कि यहां पर जो ट्रक का निशान दिखा, यानी कि इमेज आ रहा है, वो एक बहुत छोटा आ गया, सीधा आ गया और आभासी आ गया। तो ये बात समझ में, इसीलिए जब भी हम कभी मिरर बैक इस्तेमाल करते हैं या साइड मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। दूसरा समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं अवतल की, और एक बात समझना कि अवतल में जो इमेज बनने की शर्त है वो यही एक है, एक और हमें 2 शर्त होती है, लेकिन जो ज्यादा मायनेपूर्ण है 99% कौन सी, यही एक शर्त है, छोटा, सीधा और आभासी। अपने एग्जाम के लिए यही है। अब लेकिन अगर हम अवतल की बात करें, यहां पर लगभग 6 शर्तें कितनी हो जाती हैं, 6 शर्तें हो जाती हैं, जिनमें यह कह रहा है कि सीधा भी मिलेगा आपको, उल्टा भी एक दौर ऐसा आता है कि इमेज उलट जाता है। दूसरी बात कि आपको इसमें छोटा और बड़ा, और ज्यादातर क्या, बड़ा ही मिलेगा, और फिर क्या मिला, आभासी। तो जब आप कभी अवतल दर्पण पर अपना चेहरा देखने जाते हो ना, जैसे ये रमेश खड़े हैं, यहां पर रमेश का चेहरा इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा, मैं मोटा कब हो गया, इमेज को जूम कर रहा है ना, यानी कि उसको मैग्नीफाइंग करने की क्षमता रखता है। कुछ हल्का सा क्लियर हुआ कि हम अवतल उत्तल कहां इस्तेमाल करेंगे और अवतल का उपयोग कहां करेंगे, समझ में आ रहा? तो लिखिएगा उत्तल दर्पण में उपयोग। अब आप चाहो तो नए पेज पे आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे उपयोग हम लिखाना शुरू करेंगे, या चाहो तो उसी से कंटिन्यू करो जैसा मन करे, या आप चाहो तो अलग से हेडिंग डाल सकते हो कि उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग, ऐसे डाल देना,
उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग। उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग लिखिए। पहला, देखिए पहला, बैक और साइड मिरर। बैक और साइड मिरर। बैक और साइड मिरर। एक तो देखो उसमें जैसे कार चलाना तो एक तो वो पे शीशा होता है बैक मिरर के लिए, और एक बगल में होता है साइड मिरर के लिए। जब ड्राइवर दोनों देखना शुरू कर दे तब वो सही ड्राइवर माना जाता है। कई बार कुछ होते हैं जो दोनों में से कोई एक नहीं देखते, जैसे मैं, हम दोनों में से कोई नहीं देखते, हम केवल चलाते हैं, है ना। इसलिए हमारे साथ जो बैठता है वो भगवान का नाम लेता रहता है कि बस ये जल्दी से हमें उतार। हमारे पिताजी कहते हैं इसको गाड़ी मत दो, है ना, बाकी सबको दे दो, है। बाकी भरोसा करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो डरते रहते हैं कि यार ये देखता नहीं इधर दोनों दिशा में। हमें लगता है कि वो शीशा खोल ही लो, कोई मतलब का नहीं है। लेकिन सच्चाई है उस शीशे की आवश्यकता होती है। अगर आप बगल से कोई निकल रहा नहीं देखो कैसे चलाओगे। हम बहुत छोटे मोटे ड्राइवर हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं लगती। मुझे लगता है कि महीने दूसरे महीने का दिन मिलती है गाड़ी, तो उसमें क्या सीखूं और क्या चलाऊं, है ना। तो इससे बेहतर जैसे जिंदगी चल रही है और हमारी मैडम चला लेती हैं। तो जब उनके साथ होता हो तो खुद ही चला के ले जाती हैं, मैं आराम से बैठे, है ना। हम उनको कहते हैं वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो आप, है ना। मैं क्या हूं, मैं एक छोटा इंसान हूं, है ना। तो मुझे पीछे बैठने दो। तो बैक और साइड मिरर। अब ध्यान देना, कई बार जो सुरक्षा के दर्पण लगाए जाते हैं, चूंकि मैंने कहा कि एक बड़ा सा कोई इमेज है, इसे छोटे में प्राप्त करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण। तो जो मॉल में दर्पण लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए वो हमेशा उत्तल। जैसे मैं पूरी क्लास का इमेज किस पे हासिल कर सकता हूं, एक उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि बड़ा, ये पूरी क्लास बहुत बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, और बड़े ऑब्जेक्ट को, हाँ देख रहे हैं भैया, देख लिए, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे पे लाना है तो कौन सा दर्पण चाहिए, उत्तल दर्पण। जैसे अगर मेरे पास एक ही सीसीटीवी कैमरा हो तो मुझे करना कुछ नहीं है, एक उत्तल दर्पण लगाना यहां पर और उसी के ऊपर कैमरा लगा देना है, तो वो दर्पण पूरा क्लास कैप्चर करेगा और सीसीटीवी उस दर्पण से देख लेगा। तो कभी भी बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है, काफी ज्यादा विशाल है, जैसे मॉल, तो मॉल में देखो पूरा सामान रखा गया है। अब इस पूरी लाइन को चेक करने के लिए, कि हालांकि वो सुरक्षा के और कई सारे आयाम होते हैं, लेकिन मॉल में जो खास करके ग्रोसरी के मॉल्स होते हैं उसमें खतरा होता है, लोग फाड़ के खा लेता है वहीं पे। जैसे इधर क्या है ना, क्लोथिंग मॉल है, तो क्लोथिंग मॉल में खतरा इसलिए है कि वो एक मैग्नेट स्टेप लगाया रहता है कि आप अगर पहन के निकले भी तो फंसोगे। लेकिन अब ग्रोसरी मॉल है, पता चला कि ज्यादा नहीं, बहुत महान महान जाते हैं, वो इतने क्षमतावान हैं कि एक पैकेट पार्ले बिस्कुट मुंह में इकट्ठा खा सकते हैं। 4 इधर रखेंगे, 4 इधर रखेंगे और इतना उस पर सलाइबा डाल देंगे, है ना, कि जो है ना, जो उसमें एंजाइम कौन सा था, टाइलिन, टाइलिन अंदर से निकालेंगे और अंदर से पहले HCl निकालेंगे और HCl उल्टा बहा के ला जाएंगे, वो उस बिस्किट पे डालेंगे और गला के अंदर। पकड़ो माल वालों, हिम्मत हो तो उनके लिए क्या है, 2 तरीका। एक तो उस लाइन में एक लड़का उनका खड़ा रहता है, दूसरा वो कैमरा लगा रखे। तब भी मैंने बहुत बहादुरों को देखा है, पेप्सी पी लेते हैं, 20 रुपए वाली अगर पा गए, या वो रेड बुल वगैरह मिलता है ना, बोल के पी के रख के तब आ जाते हैं, कुछ लेना नहीं था। तो कहते हैं यार तो रोज इसी मॉल में आते हो, क्यों आते हो? कह रहा है बस कुछ नहीं, रेड बुल पीने आते हैं और पी के चले जाते हैं। तो वो वाली कहानी। इसके लिए हम इसलिए ध्यान, कभी भी अगर पूछे कि सुरक्षा या सतर्कता का दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो नंबर 2 लिखिएगा कि यह सुरक्षा और सतर्कता का दर्पण होता है। यह सुरक्षा और सतर्कता का दर्पण होता है। सुरक्षा और सतर्कता का दर्पण होता है। सुरक्षा और सतर्कता का दर्पण होता है। सतर्कता का दर्पण होता है। बड़े मॉल,
बड़े मॉल, बड़े मॉल, एटीएम में देखे हो ऐसे सामने एक ठो लगा रहता है। ये ऐसा नहीं, ये कोई वो नहीं है कैमरा, वो इसलिए कि पीछे वाले पे आप नजर रख पाए। लिखिएगा बड़े मॉल कॉमा, एटीएम में लगा हुआ सामने, एटीएम में लगा हुआ सामने वाला दर्पण, एटीएम में लगा हुआ सामने वाला दर्पण, एटीएम में लगा हुआ सामने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। सामने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। एटीएम में लगा हुआ सामने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। एक और लिखिएगा, लिखिए सड़कों पर मोड़ पर लगे हुए ट्रैफिक मिरर, सड़कों पर मोड़ पर लगे हुए ट्रैफिक, इसको देखे हो मोड़ पे लगता है, इधर की गाड़ी ये देख ले, ये वाली ये देख ले। सड़कों पर लगे हुए, मोड़ पर लगे हुए ट्रैफिक मिरर उत्तल दर्पण के होते हैं। ट्रैफिक मिरर उत्तल दर्पण के होते हैं। ट्रैफिक मिरर उत्तल दर्पण के होते हैं। इसके बाद लिखिएगा कार के अंदर, कार के निचले वाले हिस्से की जांच करने के लिए, कार के निचले वाले हिस्से की जांच करने के लिए, कार के निचले वाले हिस्से की जांच करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कभी ऐसे घर में गए हो जहां पर दर्पण की सजावट की गई हो? आप अधिकारी बन जाओगे तो जाओगे। लिखिएगा, लिखिए बड़े घरों में, मतलब क्या बड़े घर क्या होता है, लिखिएगा महंगे घरों में, महंगे घरों में वॉल डेकोरेशन के लिए, महंगे घरों में वॉल डेकोरेशन के लिए, महंगे घरों में वॉल डेकोरेशन के लिए, महंगे घरों में वॉल डेकोरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वॉल डेकोरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ तो वो हो गया ना पार्किंग, वहां पे ट्रैफिक मिरर वाला हो गया ना। पार्किंग में या कहीं भी जहां पर गाड़ियां आती जाती हैं वहां पर कौन सा लगेगा? वही उत्तल दर्पण। लिख लो, चाहो लिखिएगा पार्किंग में, पार्किंग में लगा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण, पार्किंग में लगा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण, पार्किंग में लगा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण, जिसे परावर्तक लैंप कहा जाता है, रिफ्लेक्शन लैंप बोलते हैं, जिसे परावर्तक लैंप कहा जाता है, जिसे परावर्तक लैंप कहा जाता है, जिसे परावर्तक लैंप कहा जाता है। एक को लिखिएगा बुर्ज खलीफा आदि, देखिए बुर्ज खलीफा आदि, ये स्कीम बता रहे हैं बुर्ज खलीफा आदि जैसी बड़ी इमारतों का इमेज, बुर्ज खलीफा आदि जैसी बड़ी इमारतों का इमेज प्राप्त करने के लिए, इमेज प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इमेज प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक और लिखिएगा अगला कि उत्तल दर्पण आवर्धक बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारतों का इमेज, वही बात है ना, जैसे हमने कहा बड़ा क्लास है तो उसको देखना है तो कहां देखना पड़ेगा? उत्तल। तो आपको बगल जाओ बुर्ज खलीफा के, यहीं पे उत्तल दर्पण लगा दो, सारा बुर्ज खलीफा दर्पण में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जबकि कितना फीट ऊंचाई पे है और हमारा पूरा उसी में कवर कर लिया। ठीक। इसके बाद एक और लिखिएगा कि उत्तल दर्पण आवर्धक गुण के होते हैं। उत्तल दर्पण आवर्धक गुण के होते हैं। उत्तल दर्पण आवर्धक गुण के होते हैं और विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में सन ग्लासेस में इनका उपयोग किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सन ग्लासेस में इसका उपयोग किया जा सकता है। दर्पण कैसे संभव है, लेकिन करते हैं ऐसा। विशेष परिस्थितियों में सन ग्लासेस में, फ्रंट पे नहीं करते, साइड साइड करते हैं। विशेष परिस्थितियों में इनका उपयोग सन ग्लासेस में किया जा सकता है। फ्रंट पे करेंगे तो दर्पण कैसे दिखेगा? एक तरफ तो कल ही रहता है ना,
साइड साइड से करते हैं। विशेष परिस्थितियों में सन ग्लासेस में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब लिखिएगा अवतल दर्पण के अनुप्रयोग। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी, अभी जस्ट आपको छुट्टी देना पड़ जाएगा क्योंकि 2 बजे से वो है कोई इसी क्लास में कार्यक्रम, कोई टेस्ट है, कौन सा है? मेंस का टेस्ट। हाँ, अब लिखिएगा अवतल दर्पण के अनुप्रयोग। अवतल दर्पण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहीं पर लिख के रोक लीजिएगा। जिनको कोई सवाल है तो मैं बैठूंगा आधा घंटे, मिल लीजिएगा जिनको मिलना है, और कल से इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।